Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to learn lesson number 8 from your textbooks of science. Today we are going to learn next topic of your lesson 8, that is thunderstorms and cyclones. हमने इसके पहले देखा था कि अनइवन हीटिंग की वजह से जो चेंजेस होते हैं, विंड करंट चेंज होता है, विंड फ्लो चेंज होता है, वो क्यों होता है वो देखा था. आज हम देखेंगे थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. ये थंडरस्टॉर्म होते क्या है और साइक्लोन्स आते कैसे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली. बहुत ज़्यादा जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड एरिया रहता है, मतलब हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिड मतलब नमी वाले एरिया में, इंडिया के ऐसे ज़्यादा गर्मी और नमी वाले एरियाज में जो कि ट्रॉपिकल रीजन होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो ट्रॉपिकल एरिया है होता है इंडिया का, वहीं पे ये ज़्यादा से ज़्यादा थंडरस्टॉर्म डेवलप होते हैं. सपोज ये जो अर्थ होती है हमारी, यहाँ पे इक्वेटर होता है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर जो एरिया रहता है ये वाला, ये एरिया जो रहता है यहाँ पे हमारा इंडिया आता है सपोज. तो ये जो है यहाँ पे इस एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होती है. ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू सन रेजेस फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर. यहाँ पे डायरेक्टली जो सन रेजेस होती है वो उस इक्वेटर पे गिरती हैं. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड्स राइजिंग विंड. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते रहता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही विंड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है. ओके, तो विंड फ्लो जो रहता है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही विंड करंट ऊपरी तरफ चले जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो है ऊपर चले जाते हैं, तो वो अपने साथ क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी ऊपर ले जाते हैं. वेयर दे फ्रीज, वहाँ पे वो फ्रीज हो जाते हैं एंड फॉल डाउन अगेन. क्या होता है, ये जो विंड फ्लो होता है ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जो जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर 0 to 30 डिग्री के ऊपर चले जाता है, तो ये कोल्ड एयर्स उनके कांटेक्ट में आते रहता है. ओके, तो क्या होता है, ये जो वार्म एयर है वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने से वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं. जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, जितना ज़्यादा ऊपर हम जाएंगे, क्लाउड्स के तरफ हम जाएंगे, तो कोल्ड एरिया, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया हमें दिखेंगे और फ्लो जो रहता है विंड फ्लो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है. ओके, तो क्या होता है कि जितनी भी कोल्ड एयर है वहाँ पे वो फ्रीज हो जाती है, और जैसे ही फ्रीज हो जाती है तो क्या होता है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो नीचे गिरते हैं रेन बनकर. ओके, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड. इस दौरान क्या होता है, जैसे ही वो ऊपरी तरफ चले जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये जो फ्रीज वाटर ड्रॉपलेट्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनका कोलिजन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उसकी वजह से ही वहाँ पे लाइटनिंग क्रिएट होती है, जो हम जिसे बिजली कड़कना हम बोलते हैं. लाइटनिंग क्रिएट होती है और उस बिजली कड़कने के टाइम पे साउंड भी आता है. ओके, तो ये सब क्यों होता है, जो वार्म एयर और कोल्ड एयर के बीच में वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, और जो दो फ्रीज वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या फिर क्लाउड होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन की वजह से
वहाँ पे इस थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म, जहाँ पे ये थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता है. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. आप ये जो लाइटनिंग है प्रोसेस, बिजली कड़कना, ये क्या होता है ये आगे के क्लासेस में अच्छे से आप ये सीख पाओगे. ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो बोल्ड ब्लू बॉक्स है उसमें कुछ स्पेसिफिक आपके लिए प्रिकॉशंस लिए गए हैं. स्टॉर्म या फिर लाइटनिंग जब आती है तो कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए जिससे हमें बच सकते हैं उस स्टॉर्म से या फिर लाइटनिंग से. ओके, इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. हमें जब लाइटनिंग होती है तो कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए. नंबर 1, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. ऐसे हमें शेल्टर, यहाँ पे हमें अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे ट्री हो, आइसोलेटेड एक खुली जगह पे अगर ट्री है तो. इफ यू आर इन फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. क्या करना है आपको, जब अगर आप फॉरेस्ट में हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो एक छोटे से पेड़ के नीचे आप जा सकते हो, लेकिन आपको ग्राउंड के ऊपर लाई डाउन नहीं होना है या फिर यहाँ पे झुक के सोना नहीं है. ओके, लेकिन ये फॉरेस्ट में करना है. ओके, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक एंड. ऐसे अम्ब्रेला जिसको मेटालिक एंड हो, मेटालिक रॉड से वो उसका हैंडल हो, तो ऐसे अम्ब्रेला की हेल्प से शेल्टर नहीं लेना चाहिए. उसके नीचे हमें या फिर किसी को भी नहीं रुकना चाहिए. ओके, ऐसी जो स्टॉर्म की या फिर लाइटनिंग की कंडीशन अगर आपको लग रही है तो. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर. ऐसी जो गैरेजेस है, स्टोरेज शेड्स है जहाँ पे है, या फिर ओपन विंडो जो है, या विंडो के पास या फिर ओपन गैरेजेस, खुली हुई जो गैरेजेस होती है, वहाँ पे भी हमें रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है. जहाँ पे मेटल शेड्स होते हैं, जो टीन के पत्रों से बने हुए कुछ शेड्स बने हुए रहते हैं, वो भी हमें वहाँ पे अपनी सुरक्षा वहाँ पे नहीं मिल सकती. अ कार और अ बस इन अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कार या फिर बस में भी, क्योंकि वो किससे बने हुए रहते हैं, मेटल से, और ये भी सेफ नहीं है. इफ यू आर इन वाटर, अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कार और बस जो है वो सेफ प्लेसेस होती है, लेकिन आप उसके जो मेटालिक एरिया है, जैसे कि उसका जो कैरेज रहता है या फिर उसका जो छत रहता है, उस पे आप नहीं रुके, क्योंकि वो मेटालिक रहता है और इससे हमें वो अनसेफ रहता है. इफ यू आर इन अ वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. अगर आप बारिश में हो या फिर कहीं पानी में हो तो आप जल्द से जल्द बिल्डिंग के अंदर चले जाए, वरना इससे भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन. अब ये जो थंडरस्टॉर्म है ये साइक्लोन के अंदर कैसे क्रिएट होता है, ये कैसे बनता है, थंडरस्टॉर्म से साइक्लोन कैसे क्रिएट होता है. ओके, ये हम देखेंगे. यू नो दैट water requires heat when it changes from liquid to vapor state. हमें पता है कि जो लिक्विड से वेपर स्टेट में अगर कन्वर्शन होना है तो क्या चाहिए, हीट जरूरी है. जब लिक्विड को हम हीट देंगे तभी तो उनके वेपर्स बनेंगे और वेपर स्टेट में वो कन्वर्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, डज द वाटर give back heat when vapor condenses into liquid. लेकिन क्या जब ये वाटर वापस हीट
दे वापस कर देता है जब वो वेपर से कंडेंस होके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या कि वाटर से वेपर्स में कन्वर्शन हो गया, लेकिन फिर से कन्वर्शन जो कंडेंस होके वेपर्स का फिर से लिक्विड में जो कन्वर्शन होता है, तो क्या यहाँ पे वाटर फिर से जो हीट वापस कर देता है? यस, ऐसा होता है। ये जो हीट है वो फिर से वेपर से लिक्विड में कंडेंसेशन के टाइम वापस कर देता है, एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस? क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद आता है? तो हम देखेंगे कि ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हमने देखे हुए हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जैसे ही क्लाउड जो फॉर्म होते हैं उसके पहले वाटर क्या कर लेता है? वाटर टेक्स अप हीट, एटमॉस्फेयर से वो क्या कर लेता है? हीट ले लेता है और फिर से उसे कन्वर्ट कर लेता है वेपर्स में। When water vapor changes back to liquid, form an raindrops. जो वाटर वेपर होते हैं वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और क्या होता है? रेनड्रॉप्स नीचे आते हैं। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे क्या होता है? जब ये रेनड्रॉप्स फॉल डाउन होते हैं तब एटमॉस्फेयर में ये जो हीट है वो रिलीज हो जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। क्या होता है? इससे एटमॉस्फेयर भी वार्म हो जाता है इस हीट रिलीज की वजह से। ओके, द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। यहाँ पे एयर का फ्लो जो है राइज अप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। more air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. बार बार ये साइकिल रिपीट होती रहती है। ओके, the chain of event ends with the formation of a very low pressure system with a very high speed wind revolving around it. क्या होता है? जब ये इवेंट बार बार रिपीट होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होती है। ओके, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने के वजह के टाइम पे यहाँ पे स्पीड कैसे रहती है? जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहती है और वो एक दूसरे के साथ वो ऐसे घूमती रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे के साथ हाई स्पीड में ये रिवॉल्व होती रहती हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल साइक्लोन। और यही जो प्रोसेस होती है, खुद के अराउंड हाई स्पीड में विंड फ्लो होती है और यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर सिस्टम, प्रेशर यहाँ पे कम होता है। तो इस प्रेशर ये जो साइक्लोन क्रिएट होता है इसके लिए कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि विंड स्पीड हाई होनी चाहिए। ओके, विंड स्पीड या फिर विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, जो विंड फ्लो है उसका डायरेक्शन कौन सा है, या फिर टेम्परेचर हाई है कि नहीं, या फिर नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी कैसी है, कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। ये जो फैक्टर्स है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये सब जो है वो साइक्लोन क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये इनकी वजह से ही साइक्लोन क्रिएट करते हैं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि ये जो साइक्लोन होता है उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होते कैसा है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। ओके, तो ये जो साइक्लोन है वो क्रिएट कैसे होता है और वो एग्जैक्टली दिखता कैसे है। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। तो जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ काम एरिया। जो साइक्लोन क्रिएट होते टाइम उसका जो सेंटर होता है जिसे आई बोला जाता है, इट इज कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म। जो स्टॉर्म होता है उसकी आई उसे कहते हैं। ओके,
साइक्लोन जहाँ पे क्रिएट होता है उसका जो सेंटर है उसको बोलते हैं आई, और वो बहुत काम शांत एरिया होता है। ओके, सपोज साइड में आपको यहाँ पे ऐसे साइक्लोन के जो विंड फ्लो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड फ्लो अगर हो रहा है, लेकिन उसका सेंटर जो है ये बहुत शांत एरिया होता है। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere, 10 to 15 kilometer high. बहुत ज़्यादा बड़ा अगर साइक्लोन रहा तो उसका मास जो है एटमॉस्फेयर में जब रोटेट करता है तब वो 10 to 15 किलोमीटर हाई रहता है। तो उसका जो मास है बहुत ज़्यादा हाई रहता है, 10 से 15 किलोमीटर तक वो हाई रहता है। The diameter of the eye varies from 10 to 30 किलोमीटर। ओके, ये जो डायमीटर होता है आई का, जहाँ पे ये जो स्टॉर्म क्रिएट होता है लेकिन वो काम एरिया रहता है, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो 10 से 30 किलोमीटर तक भी हो सकता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज़ लाइट विंड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है क्लाउड से फ्री होता है एंड वहाँ पे विंड भी बहुत, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो काम एरिया रहता है, तो यहाँ पे विंड जो है वो लाइट रहती है, कम रहती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। यहाँ पे अगर हमने देखा कि जो क्लाउड एरिया है वो 150 किलोमीटर का साइज का भी हो सकता है, जहाँ पे जो काम एंड क्लियर आए, जहाँ पे सेंटर रहता है उसके बाजू में 150 किलोमीटर के साइज तक का क्लाउड फॉर्मेशन रीजन होता है। इतने दूर तक ये जो फ्लो होता है विंड करंट का वो जाता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स। वहाँ पे 150 से 250 किलोमीटर 250 तक की किलोमीटर पर आवर से विंड पहुँचती है, इतना ज़्यादा उसका स्पीड होता है। एंड थिक क्लाउड विथ हेवी रेन। इस टाइम पे क्या होता है, क्लाउड बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल यहाँ पे इस स्पीड की विंड स्पीड की वजह से क्रिएट होता है। Away from this region, the wind speed gradually decreases. और फिर इस रीजन से जैसे जैसे हम दूर तक जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है, विंड स्पीड कम हो जाती है। जितना ज़्यादा दूर हम उस आई से सेंटर से जाएंगे, हम जो विंड स्पीड है उसकी कमी देखेंगे, कम होते जाएंगी उसकी स्पीड। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो साइक्लोन फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये हम एक मॉडल थ्रू जो फिगर 8.11 में दी हुई है, 8.11 में दी हुई है हमें। ओके, हम देखेंगे कि ये जो फिगर है वो कैसे है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो एरिया है ये है आई। यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर भी बहती है और ये साइड में भी आपको यहाँ पे बहती हुई दिख रही है। तो जो विंड है वो कैसे है, रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, यहाँ पे अपने आप ये स्पीडली बहती रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो आई हमने बोला था वो कितने किलोमीटर की हो सकती है, 10 to 30 किलोमीटर तक ये आई होती है, उसका डायमीटर होता है। ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फ्लो होता है इस विंड का डायरेक्शन का, साइक्लोन का, वो 15 किलोमीटर तक हाई हो सकता है। ओके, डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, यहाँ पे मैंने जहाँ पे दिखाया ऐसे डायरेक्शन से भी वो ऊपर जाती है और अपने आप ये रिवॉल्व करते हुए जाती हैं। यहाँ पे जो विंड्स है उसका स्ट्रीम फ्लो दिखाया गया है कि वो किस तरीके से बह रही है, और ये जो आई होती है उसमें से
ये बाहर जितना ज़्यादा डस्ट वगैरह सिंकिंग एयर है, राइजिंग एयर है, वो बाहर से एकदम से बाहर आ जाती है, इसलिए उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। और ये सैटेलाइट से ली हुई 8.12 में फिगर है, जो कि हमें आई दिख रहा है। यहाँ पे आपको आई दिख रही है। ये जो आई ऑफ द साइक्लोन है, इससे ये सैटेलाइट से दी हुई पिक्चर से कितना भयानक हमें ये दिख रहा है, और उसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा है। ओके, उसके बाद 8.13 में दिया है राइजिंग वाटर कॉज बाय अ साइक्लोन। यहाँ पे ये सब प्रोसेस साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? ओशंस में, है ना। इसीलिए यहाँ पे जो ज़्यादा विंड करंट होने की वजह से भी जो शोर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा विंड का फ्लो रहता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दूर तक ये विंड का स्पीड हमें दिखता है। ओके, तो ये जो पूरी फिगर है और ये जो सैटेलाइट पिक्चर है, ये हमें कौन बताता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। हमारे इंडिया के न्यू दिल्ली में ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और इसके पहले हमें ये वार्निंग दी जाती है। अगर ये डिपार्टमेंट पहले से ही वार्निंग दे देता है ये साइक्लोन्स की कि आने वाले हैं या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन समझ में आया होगा, और ये किस प्रकार और कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और कितना भयानक हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।